नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हरिवाव टीचिंग अकेडमी में। साथियों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 6 के विज्ञान की चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नंबर 3। साथियों, पहली जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, पहली और दूसरी वीडियो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर, जिससे कि आपको पढ़ने में भी मन लगे और आप बोर महसूस ना हो। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो दैनिक जीवन विज्ञान अध्याय नामक चैप्टर से और वीडियो नंबर 3। तो साथियों, क्या है विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। क्या विज्ञान से का जो हम प्रयोग कर रहे हैं तो उससे जो उत्पन्न हो रही है समस्या वो क्या है, कैसे समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। विज्ञान ने अनेक संभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिखाया है। कैसे विज्ञान ने अनेक संभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिखाया है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसे विज्ञान ने प्रभावित ना किया हो। कैसे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसे विज्ञान ने प्रभावित ना किया हो। विज्ञान ने मनुष्य को जहां अपार वस्तु या अपार सुविधाएं प्राप्त हुई है, वहीं इसके दुरुपयोग असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। कैसे साथियों, विज्ञान ने से मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वहीं इसके दुरुपयोग एवं असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। जैसे हमारे लिए मोटर वाहन है, हवाई जहाज है, रेल है इत्यादि हमें जो सुविधाएं वहां से प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनका हमारे लिए हमारे या जीवन में नुकसान भी है, लाभ भी है। या टेलीफोन है या मोबाइल फोन है, उसका हमारे जीवन में लाभ भी है, नुकसान भी है। लाभ कैसे है कि हम यहाँ बैठे कहीं भी फोन लगा सकते हैं। पहले चिट्ठियां जाती थी, संदेश जाते थे तो उन्हें बहुत समय लग जाता था। लोग पैदल जाते थे चिट्ठियां देने के लिए तो उन्हें बहुत समय लग जाता था। लेकिन साथियों, इस समय कैसे है, इस समय आप तत्काल फोन लगाएंगे अपने मित्र को, तत्काल फोन लग जाएगा। लेकिन उससे हमारे लिए फायदा भी है कि तत्काल फोन लग गया, समय का हमारे पास अभाव था, लेकिन अब हमारे पास समय बच रहा है। लेकिन पहले समय एक एक महीना लग जाता था, 15-15 दिन लग जाते थे जो है चिट्ठियां पहुंचने में। तो इस समय अगर हम किसी को फोन लगाएंगे तो टावर के द्वारा तो जाती हैं, तो टावर से जो किरण निकलती हैं वो बहुत हानिकारक होती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें जो है। तो साथियों, आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या दे रखा है इस चैप्टर में विज्ञान के बारे में, क्या हम विज्ञान हमारे लिए उचित है या अनुचित है। तो चलते हैं। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। कैसे, एक बार दोबारा पढ़ेंगे। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप, कैसे विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषण हो रहा है। जैसे साथियों, हमारे लिए मोटर वाहन जितना ही जरूरी है उतना ही हानिकारक है। कैसे, अब आप बड़े सिटी में रह रहे हैं और वहाँ ज्यादातर लोग ऑफिस या वर्क वाले होते हैं जो कि सुबह अपने घर से निकलते हैं और शाम को ऑफिस के बाद अपने घर वापस आते हैं। तो वो जल्दी जाने के लिए मोटर वाहन, बाइक या बस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। उससे जो ईंधन या पेट्रोल डीजल से चलने वाली जो जितनी भी गाड़ियां हैं वो कंटिन्यू चलेंगी, उनसे जो निकलने वाला धुआं है वो वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। कैसे, उनसे जो धुआं निकल रहा है वो वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। जितना भी हमारे लिए जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलती जा रही है। अदर फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, उनसे हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। तो कैसे, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। कैसे, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। कैसे साथियों, हमारे लिए जब हम हमारे खेत में कोई कीड़ा न लग जाए या कोई फसल में कोई बीमारी न लग जाए जिससे कि फसल नष्ट हो जाए, उससे बचाने के लिए, या घास वगैरह गलत घास जम आती है खेत में, उससे बचाने के लिए, फसल को अच्छी बनाने के लिए, अच्छी पैदावार करने के लिए हम उसमें रासायनिक दवाई लगाते हैं। जो दवाएं बहुत ही खतरनाक हैं हमारी बॉडी के लिए भी। जैसे हमने दवाई लगा दी कोई खेत में, उसके बाद वो अनाज आएगा तो हमारे पास ही। जब दवाई लगा दी, दवाई लगाने के बाद उसकी हम फसल पक गई, पकने के बाद हमारे घर आएगी तो हम उसे धोके तो नहीं बनाएंगे नहीं। जैसे गेहूं है, गेहूं को हमारे घर पे आ गया, पहले दवाई लगाई, उसमें बड़ा हो गया, पक गया, पकने के बाद वो हमारे घर आया, घर आने के बाद उसे हम आटा पिसवाने के लिए ले जाते हैं, आटे के बाद रोटी बना लेते हैं। तो वो लगा लीजिए, जब हम उसमें दवाई छिड़केंगे तो वो हमारे लिए तो हानिकारक है, या हमारी जमीन के लिए ही तो हानिकारक है, दोनों के लिए हानिकारक, हमारे हमारे लिए भी हानिकारक क्योंकि हम उसका खा रहे हैं
और सांप है या केंचुआ है या अन्य जो जीवधारी हैं जो जमीन के अंदर जो होते हैं, तो उन्हें भी नष्ट कर देती हैं ये दवाएं। तो क्योंकि केंचुआ तो किसान का मित्र है, वो मिट्टी निकालता है तो उससे अधिक पैदावार उत्पन्न होती है, तो उससे जो मृदा है वो खराब होती जा रही है जो है। तो समझे, फिर आगे चलते हैं। भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है। कैसे? भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं एवं तालाब सूखते जा रहे हैं। अब आप इस समय देख रहे होंगे हर घर में समर है, और ग्रामीण क्षेत्र में ट्यूबवेल है, जो पूरी रात चला के छोड़ देते हैं और घर आ जाते हैं, उसके बाद पूरा खेत भर जाता है और खेत ओवरलोड हो जाता है, जिससे पानी इतना नष्ट हो रहा है, इतना मतलब ज्यादा ही कुछ। और समर है, अब तो हर घर में समर है, तो समर चला के छोड़ दी, नालियों में पानी निकल रहा है। तो कैसे? अब पानी जब हम अत्यधिक समुद्र से पानी जो नीचे से भूजल से पानी निकालेंगे पृथ्वी से, तो कब तक पृथ्वी देती रहेगी पानी जो है? तो पानी निकालेंगे, अब हमारा पानी वेस्ट ही तो जा रहा है, उस पानी को समर में वो चला के छोड़ दिया, नाली में चला के छोड़ दिया, पानी वेस्ट जा रहा है। तो जैसे जैसे हम पानी को जितना ज्यादा संख्या में या इतनी ज्यादा प्रयोग करेंगे, उतना ज्यादा भूजल जो है नीचे खिसकता जा रहा है। चलते हैं आगे। तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कैसे? एक बार और पढ़ेंगे। तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। देखा होगा साथियों आपने, जब आपके यहाँ शादी होती है या कोई फंक्शन होता है, तो उस समय देखा होगा कि लगा लीजिए डीजे इस तरह के चल रहे हैं कि आपके हार्ट पर इतना तगड़ा जोर पड़ता है कि उनमें बेस ज्यादा होता है। इस समय चल रहे हैं, किसी में 8 बेस हैं, किसी में 7 बेस हैं, किसी में 6 बेस हैं लगा के, और वो आवाज उसकी इस टाइप से होती है कि धुमड़ धुमड़ तरीके से चलती है, तो बहुत ही गलत है। तो इससे, या आप ईयरफोन लगा लेते हैं कान में और फुल आवाज में कर लेते हैं, तो उससे आपके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। इससे आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या होती है और माइग्रेन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, हेडेक होने लग जाता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है, ज्यादा तीव्र आवाज में गाने सुनना या डीजे वगैरह ज्यादा तेज आवाज में चलाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानव बस्तियों में कूड़े कचरे अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकट ग्रस्त होता जा रहा है। कैसे? दोबारा पढ़ेंगे। मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त होता जा रहा है। अब देख सकते हैं आप, ये फोटो मैंने लगा रखा है, इसमें आप देख सकते हैं पॉलिथीन। जैसे अब हम विज्ञान ने हमें पॉलिथीन तो दे दी, क्योंकि विज्ञान से ही तो आई है हमारे लिए, हमें क्या पता कैसे आई है, तो कैसे विज्ञान से ही तो आई है, तो विज्ञान ने हमारे लिए पॉलिथीन तो दे दी, लेकिन वो पॉलिथीन आपने देखा वो नष्ट नहीं होती है, सालों साल तक अगर जमीन में गाड़ दी तो ऐसी की ऐसी निकलेगी जैसे आपने गाड़ी थी, तो नष्ट नहीं होगी। तो ये है। लेकिन अब शहरों में क्या होता है, पॉलिथीन वगैरह में ये यूज करा और फेंक दिया हमने बाहर, तो वहाँ क्या है कि इनकी जो निकासी की, जो अपशिष्ट पदार्थों की जो निकासी की व्यवस्था है वो नहीं है, तो वहाँ पड़ा हुआ है, तो वहाँ गंदगी जम रही है, तो वहाँ रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ भी हमें विज्ञान की वजह से थोड़ा समस्या होती है, तो वहाँ विज्ञान से हमें हानिकारक भी है और विज्ञान हमारे लिए लाभदायक भी है। तो आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण है। किसके कारण? ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण है। देखो ये आ गया है टावर, देख रहे होंगे आप, समझ गए? ये टावर लगा हुआ है, जैसे अब जैसे आपने तत्काल फोन किया टावर के माध्यम से, तो दूसरे व्यक्ति के पास फोन जाता है नजदीकी टावर से कनेक्ट हो गए। आप देख रहे हैं ये टावर, अब इसमें रेडियोधर्मी विकिरण के कारण विकिरण किरणें निकलती हैं, जो कि पक्षियों के लिए भी बहुत हानिकारक है। इससे पक्षी बहुत कम हो गए हैं। पहले टावर वगैरह कम थे तो पक्षी आपने देखते थे आसमान में आसानी से पक्षी दिख जाते थे, लेकिन इस समय आपने देखा होगा कि पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? विलुप्त होते जा रहे हैं, वो मरते जा रहे हैं। वहाँ उन्हें इन किरणों से टकरा जाते हैं, और ये किरणें इतनी हानिकारक है ना कि हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। तो ओजोन परत देखी होगी आपने, ओजोन परत में भी वायु प्रदूषण के कारण छिद्र होता जा रहा है, छिद्र वो बड़ा हो गया। ओजोन परत के कारण जो सूर्य से पड़ने वाली जो पराबैंगनी किरणें थी, वो अब सीधे सूरज पृथ्वी पर आ रही हैं। पहले कैसे ओजोन परत उन्हें रोक लेती थी, लेकिन जब ओजोन परत में ही छिद्र हो गया तो पराबैंगनी किरणें धरती पर आ रही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो चलते हैं नेक्स्ट साथियों।
विज्ञान के कारण होने वाली समस्याएं हैं जो हमारे लिए कोई लाभदायक, विज्ञान हमारे लिए लाभ जितनी ज्यादा लाभदायक है उतनी ही ज्यादा खतरनाक है, तो हमें दोनों तरीके से पढ़ना है। तो परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा एवं नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया था। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में, जापान में जो एटम बम गिराया था उसमें 1.5 लाख से 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, और इतने मतलब ज्यादातर नागरिक ही मारे गए थे उसमें। वो इतने खतरनाक मंजर था वहां का, बहुत ही खतरनाक। तो वहां इसका परमाणु ऊर्जा का अनुचित प्रयोग ही तो हुआ था, कोई उचित प्रयोग थोड़ी नहीं हुआ था, इतने लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये बच्चा रो रहा है बेचारा, ये वहीं का फोटो है लगाया हुआ। तो अब लगा लीजिए वहां इतनी गंदी कंडीशन हो गई थी बहुत ज्यादा। लेकिन हमें क्या करना है, अब इससे हमें, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यहाँ से हमें बिजली प्राप्त हो रही है, जो अन्य भी जो प्राप्त हो रही है। लेकिन अब ये, अब हम यहाँ उचित प्रयोग कर रहे हैं ना इसका, परमाणु इसका परमाणु ऊर्जा का हम यहाँ उचित प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हिरोशिमा नागासाकी में अनुचित प्रयोग हुआ था, जहाँ लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो विज्ञान हाँ हमारे लाभदायक भी और हानिकारक भी है। चलते हैं नेक्स्ट। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। कैसे? रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। अब देख रहे होंगे ये, इसमें एसी है, एसी में ये गैस भर रहे हैं बाबूजी। कौन सी गैस? फ्रीऑन। कौन सी? फ्रीऑन गैस भर रहे हैं। तो ये गैस ठंडा करती है क्षेत्र को। जहाँ ऐसे मैंने अपने रूम में एसी लगा ली तो वो मेरे क्षेत्र को ठंडा करेगी, तो इस गैस के कारण ठंडा होगा। ऐसे ही फ्रिज है, फ्रिज में अगर आप कोई भी वस्तु रख देते हैं वो ठंडी हो जाती है। कैसे ठंडी होती है? उसमें गैस होती है, गैस के दौरान ठंडी होती है। लेकिन गैस ही हमारे लिए, अब फ्रिज हमारे लिए हानिकारक भी लाभदायक भी है। अब हानिकारक इसलिए है कि इससे गैस जो होती है वो बहुत हानिकारक है, कि उससे वो वायुमंडल में जाकर प्रदूषण फैला रही है, वायु प्रदूषण, जिससे कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। लेकिन लाभदायक इसलिए है क्योंकि फ्रिज में हम पानी रख दिया, कोल्ड ड्रिंक रख दी, खाना रख दिया, खराब नहीं हो ठंड गर्मियों में, खाना जैसे खाना खराब नहीं हो, पानी ठंडा रहे। और गर्मियों में एसी चला ली अपना मतलब बॉडी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन वहां हम फायदा भी देख रहे हैं, वहां नुकसान भी देख रहे हैं, उससे वायु प्रदूषण हो रहा है। कौन सी? वायु प्रदूषण हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। अच्छा, विज्ञान की जो खोजें हुई थी उसमें भारतीय वैज्ञानिकों का कितना योगदान था, विदेशी वैज्ञानिकों का कितना योगदान था, तो आज पढ़ेंगे हम भारतीय वैज्ञानिकों का कितना योगदान था, कि भारतीय वैज्ञानिकों ने कितनी खोज की थी, जो विज्ञान में कितनी अपनी भूमिका निभाई थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाती है इसलिए हम कई पार्ट कर दिए हैं वीडियो के। आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें, सारी वीडियो मिल जाएंगी क्रम बाई क्रम, और देखें जरूर। अगर आप तीसरी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे पहले की वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। वैज्ञानिक खोजों में भारतीय विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। क्या इस समय पढ़ेंगे हम किसका? भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। ठीक है, तो एक इसमें करेक्टर यूज किया गया सीमा का, क्योंकि क्लास 6 में इस तरह से एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में बात हो रही है। तो स्टूडेंट है उसका नाम सीमा है, तो उसी तरह से मैंने इसमें लिखा है कि सीमा ने अपनी शिक्षिका से अनुरोध किया कि मुझे उन वैज्ञानिकों की खोज के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता है जिन्होंने महत्वपूर्ण खोज की है। कैसे? सीमा कह रही है अपनी टीचर से कि मैम, मुझे जो विदेशी भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्हें जानने की उत्सुकता है कि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्होंने क्या प्रमुख खोजें की हैं। तो शिक्षिका ने उसे बताया कि प्राचीन काल से ही भारतीयों ने वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में नेतृत्व किया है। किसने? भारतीयों ने विज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व किया है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया है, तथा सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आर्यभट्ट ने पाई का मान एवं जीरो की खोज की है। श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण का हल देने का प्रथम हल देने का कार्य किया है। किसने? जो श्रीधराचार्य है, उन्होंने गणित के समीकरण का जो हल दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट, कौन कौन से थे। तो भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक है उनकी हम चित्र देखेंगे। तो ये है श्रीधराचार्य जी। कौन? श्रीधराचार्य जी हैं। इन्होंने वर्ग समीकरण के हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ हैं। तो कौन? श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ हैं। और आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, ये आर्यभट्ट हैं। चलेंगे नेक्स्ट। ये है महर्षि चरक। किसने?
चाणक्य ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुण के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया। किसका? चाणक्य ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुण के द्वारा उपचार की विधि का विकास किया। पहले कौन सी थी? जड़ी बूटियों से हमारे रोगों का उपचार किया जाता था। अब तो इस समय तो जो इंग्लिश दवाई आ गई, अंग्रेजी दवाइयाँ आ गई हैं। पहले कैसे? पहले जो लोग थे वो जड़ी बूटियों द्वारा ठीक हो जाते थे। अब इंग्लिश दवाइयाँ आ गई, उनका प्रयोग ज़्यादा होता जा रहा है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। और अगर हमें इमीडिएटली इफेक्ट चाहिए या इमीडिएटली तुम देखें कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं तत्काल खा लूँ, तत्काल पेन से रिलीफ मिल जाए, तो हम इंग्लिश दवाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो जड़ी बूटियां थी उनका जो कार्य करने का तरीका था वो आराम आराम से था, तरीके से था, बिल्कुल खत्म करती जाती थी। लेकिन इस समय ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। आयुर्वेदिक दवाई तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन एलोपैथिक जितनी भी दवाएं हैं बहुत ही ज्यादा हानिकारक है बॉडी के लिए। ये सुश्रुत सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो शल्य चिकित्सा क्या होती है? सर्जरी। ये प्रथम सर्जन थे, प्लास्टिक सर्जन। कौन? शल्य चिकित्सक इन्होंने दिया था। और ये प्रथम सुश्रुत जो थे वो प्रथम प्लास्टिक सर्जन थे। इन्होंने प्रथम सर्जरी की थी प्लास्टिक। जो आप देखे होगी आपने कि अब किसी ने अपने चेहरे प्लास्टिक सर्जरी करा ली, किसी ने हाथ पे सर्जरी करा ली, तो कौन थी ये? इन्होंने सबसे पहले प्रथम प्लास्टिक सर्जरी दी थी और ये भारतीय थे। समझे? चलते हैं नेक्स्ट। साथियों, हमारा जो लेक्चर है यहीं तक है, और इसके जो अगला जो पार्ट आएगा वो विदेशी वैज्ञानिकों का आएगा, क्योंकि इसमें हमने भारतीय मूल के वैज्ञानिक रखे हैं। अगला जो वीडियो का पार्ट जो बनाया है उसमें जितने भी हैं सब विदेशी वैज्ञानिक हैं। तो आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपने नोट्स वगैरह बनाते चलें। और इसके बाद इस चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा इस वीडियो पे, और आप अपनी कॉपी या फेयर अच्छे से बना लें, और जब एग्जाम हो तो अच्छे से लिख के आएँ। और देख रहे हैं साथियों, विज्ञान हमारे लिए जहाँ हानिकारक है वहीं लाभदायक है। उस किसी न किसी चीज़ का अपना दो रूप होते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के फायदा भी है, हानिकारक भी है। फ्रिज है, उसका फायदा भी है, हानिकारक भी है। कुकर है, उसका फायदा भी है और हानिकारक भी है। समझे? पहले लोग पतीली में अपनी दाल वगैरह बनाया करते थे, लेकिन इस समय क्या है? इस समय लोग कुकर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस समय टाइम की बचत के कारण। लेकिन कुकर हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। जो इस समय गैसों की समस्या हो रही है, किसके कारण हो रही है? इन्हीं के कारण तो हो रही है। तो देख सकते हैं आप। तो साथियों, अपना जो लेक्चर है हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर और कुछ कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे कि हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और जल्दी ही मैं 6th 7th 8th और 9th 10th की साइंस लेकर आऊँगा, और टाइम टेबल में अपने यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड कर दूंगा, जिससे कि क्योंकि एक दिन में तो सभी क्लासेस की वीडियो नहीं आएंगी, लेकिन किसी किसी दिन वीडियो आया करेंगी, 1 या 2 दिन छोड़ के, क्योंकि अन्य टीचर भी हैं हमारे पास, इतनी अभी सामग्री उपलब्ध नहीं है या बोर्ड इतने उपलब्ध नहीं है जिससे कि एक साथ वीडियो सब लोगों की अपलोड हो जाए। तो एक एक करके हम टाइम टेबल 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। ठीक है साथियों, तो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और हरिभाव महाराज की जय।